ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया और यह हादसा तब हुआ जब एयर इंडिया का प्लेन पार्किंग एरिया में था और उसमें 250 से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एयर इंडिया का एयरबस A350 दिल्ली से न्यूयॉर्क की उड़ान पर था, लेकिन ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमान को दिल्ली एयरपोर्ट लौटना पड़ा। लैंडिंग के बाद विमान रनवे से निकलकर अपनी तय पार्किंग एरिया में पहुंच रहा था। सुबह 5:30 बजे का वक्त था और एयरपोर्ट पर उस वक्त घना कोहरा छाया हुआ था और इसी दौरान इंजन ने पार्किंग एरिया में रखे बैगेज कंटेनर को अपनी तरफ खींच लिया। अब कंटेनर के इंजन में घुस जाने से उसे काफी नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त प्लेन में 250 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। जांच और मरम्मत के लिए विमान की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। अगले कुछ घंटे में दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग की बिहार के मोतिहारी में स्थापना होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही हजारों श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच गए। कोई विराट शिवलिंग को स्पर्श करना चाहता है तो कोई शिवलिंग को कैमरे में कैद करने में लगा है। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजन वाले इस शिवलिंग की स्थापना बिहार के मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर में होने जा रही है, जो अभी बन रहा है। ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसमें करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। 96 टायर वाले ट्रक से शिवलिंग मोतिहारी पहुंचा है। शिवलिंग की स्थापना के लिए राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के पंडित पहुंच गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शादी के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया। यहां एक महिला शादी के बाद पत्नी बनकर आई और 20 दिन बाद ही घर का सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। लूट की ये कहानी भले ही फिल्मी थी, लेकिन इसके सारे किरदार असली थे। दरअसल कुछ महीनों पहले मधु विश्वकर्मा की पहली पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बलराम नाम के शख्स से हुई, जिसने उन्हें शादी का झांसा दिया और संध्या नाम की युवती से शादी भी करा दी। शादी के नाम पर मधु से भी 10,000 रुपए लिए गए, लेकिन 20 दिनों बाद ही संध्या ने अपने असली बॉयफ्रेंड को अपना छोटा भाई बताकर घर बुलाया और रात में परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी, सोने की चेन और 25,000 नगद लेकर फरार हो गए। ठगने का प्लान बनाया और उससे इस महिला को मिलाकर जो है 10,000 रुपए इनसे ठगने के लिए महिला दिलाने के नाम पर और महिला को जो है इसके घर में भिजवा दिया। हालांकि मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनावों की, जिसमें बीजेपी गठबंधन ने ऐसी जीत हासिल की कि विपक्ष तो चारों खाने चित हो गया और सबसे बड़ी प्रचंड जीत रही बीएमसी में, जहां बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स की बीते 22 सालों की बादशाहत को खत्म कर दिया। बीएमसी में हुई बम्पर जीत के असली हीरो रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनकी सटीक और सधी हुई रणनीति ने न सिर्फ विपक्ष को चारे खानों चित किया, बल्कि टिकट बंटवारे से ही जीत की बुनियाद रख दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र की जनता की जीत बताया। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रचंड जीत के असली गेम चेंजर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे, जिन्होंने मराठी मानुष का झंडा बुलंद कर पूरी बाजी ही पलट दी। पार्टी ने न सिर्फ अपना प्रदर्शन बेहतर किया, बल्कि ठाकरे बंधुओं को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई वासी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। ये एक बहुत बड़ी जीत मुंबई वासियों ने
शिवसेना भाजपा गठबंधन को दी हुई है। मुंबई वासी पूरी तरह इस चुनाव में डेवलपमेंट के बाजू से रहे और इसीलिए इस चुनाव में डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। अब मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना शिंदे गुट का, इस पर चिंतन शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 2 दिन में इस पर तस्वीर साफ हो जाए। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की प्रचंड जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मौजूदा नतीजों से यह साफ हो जाता है कि अब चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या फिर नगर निकाय, महाराष्ट्र में बीजेपी ही बिग बॉस है। जिस मराठी कार्ड को लेकर ठाकरे ब्रदर्स चल रहे थे वो तो बुरी तरीके से फेल हो गया है। मतलब मराठी कार्ड पर बीजेपी का हिंदुत्व भारी पड़ा। मुंबई के सत्ता में पिछले 22 सालों सत्ता पर काबिज रहे ठाकरे बंधु अब जनता के बीच असरदार नहीं रहे। यही नहीं, दोनों भाइयों का उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना जनता को पसंद नहीं आया, लिहाजा दोनों का गठबंधन फेल हो गया। ज्यादातर उत्तर भारतीय वोट बीजेपी गठबंधन के साथ आ गए, जिन पर एमएनएस भाषा के नाम पर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करती थी और इन्हीं उत्तर भारतीयों ने मुंबई में गुंडागर्दी वाली राजनीति को नकार दिया है। देखिए, वैसे तो महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में करीब करीब सभी दलों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत हुई ठाकरे ब्रदर्स की, जो साथ आए तो थे बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन जनता ने ऐसी पटखनी दी, दोबारा उठने में अब शायद काफी समय लगे। इसके बाद दोनों भाइयों की न जाने कितनी ही बार डिनर और लंच पर मुलाकात हुई, लेकिन बीएमसी में जीत का सपना देख रहे भाइयों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि जनता ने इस बार उनका वर्चस्व तोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि पार्टी के लोग अब भी हार को पचा नहीं पा रहे। ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के अगेंस्ट वोटर्स कंप्लेंट कर रहे थे। वो क्या पार्टी, हमारे पार्टी की नहीं, सब पार्टी के हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आपने देखा होगा। इन चुनावों में सबसे ज्यादा खराब हालात राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की रही, जिसे दहाई का आंकड़ा भी नसीब नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद उद्धव और राज ठाकरे के लिए मुंबई समेत 29 नगर निगमों का चुनाव बेहद अहम था, लेकिन अब सत्ता का वो किला ढह चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ठाकरे ब्रांड का सिक्का इन चुनावों में आखिर क्यों नहीं चल पाया। देखिए, एमएनएस ने भाषा के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फसाद किया। उत्तर भारतीयों से तो मारपीट की, दक्षिण भारतीयों को भी नहीं छोड़ा और इसी गुंडागर्दी की वजह से ठाकरे ब्रदर्स के वोट कट गए। यही वजह थी कि गैर मराठियों ने गठबंधन को वोट नहीं दिया। दोनों की बीएमसी के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं थी। पार्टी ने सिर्फ उद्धव और राज ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ा। 2 साल पहले पार्टी से अलग हुए एकनाथ शिंदे की वजह से भी दोनों भाइयों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिससे वोटों में जमकर सेंधमारी हुई। दोनों भाइयों ने हिंदी को दरकिनार कर मराठी भाषा पर जोर दिया, जो उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। चुनावी सभाओं में हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी जैसी बयानबाजी भी दोनों को भारी पड़ी। और देखिए, सब करने के बाद भी जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चुनाव हार गए, तो अब उनके पीछे पड़ने वाले बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक तंज कसा। हालांकि अपने तंज में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने बस मोबाइल को सामने रखकर हंसते हुए वीडियो बनाया। वो पूरे वीडियो में खिलखिलाते हुए ठाकरे परिवार के डाउनफॉल के मजे लेते रहे। अपने वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, जिसका हिंदी में मतलब था, उद्धव जी और पेंगुइन को जय श्री राम। ये पेंगुइन शब्द वो आदित्य ठाकरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी सरकार के दौरान एक जू में पेंगुइन लाने के विवाद से जुड़ी ये कहानी है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जिहादियों को हमारे मुंबई के मेयर की कुर्सी पे बिठाने की कोशिश की, इसलिए उनको जय श्री राम किया है। नीतीश राणे ने पहली बार ये तरीका नहीं अपनाया। इससे पहले 2023 में महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर के दौरान वो भी ठाकरे परिवार पर हंसते हुए दिखाई पड़े थे। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी ने कई दलों का खेल खराब किया है। बीएमसी में भले ही ओवैसी ने सिर्फ 3 सीटें जीती हों, लेकिन एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर उभरी। निकाय चुनाव में पहली बार एआईएमआईएम ने ऐसा प्रदर्शन किया है। औरंगाबाद और मालेगांव समेत मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ दिखी।
5 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली। इससे कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक कटा, जिससे काफी नुकसान हुआ। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के करीब सभी निकायों में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने वोटिंग के बाद इस्तेमाल की जाने वाली अमिट स्याही को एक मुद्दा बना लिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा अपने एक्स हैंडल पर मुंबई मिरर का एक पेज पोस्ट किया है और चुनाव आयोग पर देश के नागरिकों को भ्रमित करने और वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कहा है। इधर प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी ने भी राहुल को जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, अब शाही गलत है आपकी नीतियां। इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था, अमिट स्याही सैनिटाइजर से मिटाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला, जहां के विवेक विहार इलाके में पुलिस ने गाड़ी चोरों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने बदमाशों को रोकने के लिए सड़क पर क्रेन से नाकाबंदी की। पुलिस को उम्मीद थी कि क्रेन को देख कार रुक जाएगी, लेकिन बदमाशों के दिमाग में कुछ और ही फितूर सवार था। कार सवार बदमाशों ने सबसे पहले क्रेन को टक्कर मारी और किनारे से कार निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। पुलिस टीम ने बदमाशों की कार के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी कार सवार बदमाश ने बैक गियर लगाया। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारी और पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की और हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे कार फंस गई। गाड़ी बंद होते ही तीनों आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने 50 से ज्यादा कार की चोरी की है। मकर संक्रांति के अवसर पर दामाद के स्वागत सत्कार के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में दामाद जी की ऐसी मेहमान नवाजी हुई जिसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। दामाद जी घर आए और उनकी खातिरदारी में सासू माँ ने 158 व्यंजन परोसे। कोई ऐसा आइटम नहीं था जो मेन्यू में ना हो। खाने की टेबल पर इतने प्रकार के व्यंजन देखकर दामाद जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तेनाली शहर की हैं। मौका था मकर संक्रांति का, बेटी और दामाद की शादी के बाद पहला बड़ा त्योहार। इसीलिए वंदनपुर मुरली कृष्ण दंपति ने अपने दामाद श्री दत्त की मेहमान नवाजी के लिए टेबल को व्यंजनों से भर दिया और बड़े प्यार से अपने दामाद को खाना खिलाया। खातिरदारी हो तो ऐसी, आ गया ना मुंह में पानी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में काफी मंथन के बाद चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा और 20 जनवरी को बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके लिए 30 राज्यों से 5,708 मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया है। इस पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नामांकन भरेंगे और 20 जनवरी को ही चुने गए अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लेंगे। जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, ठीक उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना में शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। नितिन नबीन ने पटना में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान नितिन नबीन बीजेपी के नेताओं के साथ हाथ मिलाते दिखे। कई नेताओं ने पीठ थपथपाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेता, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई का जबरदस्त उत्साह दिखा, लेकिन इस लड़ाई में हैरान करने वाली तस्वीर भी आई जब एक आदमी की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो गई। कुछ मिनटों में मुर्गे ने रमेश नाम के आदमी को करोड़पति बना दिया और वो जश्न में डूब गया। पूरे अखाड़े में शोर मच गया।
मुर्गे की ये लड़ाई आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली गुडेम में हुई, जहां रमेश के डेगा मुर्गे ने प्रभाकर के सेतुवा मुर्गे को मात दी। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में रहने वाले रमेश ने 1,53,53,00,000 रुपए जीते, जो पश्चिम गोदावरी जिले में अब तक सबसे बड़ी जीत है। मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी मुर्गे की लड़ाई में लोगों का खूब जोश दिखा। यहाँ कई किलोमीटर दूर से लोग सालों से चली आ रही परंपरा का मजा लेने पहुंचे। देश भर में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। ताजा केस मध्य प्रदेश के खरगोन और उत्तर प्रदेश के आगरा से आया, जहां साइबर ठगों ने बुजुर्गों को शिकार बनाया और लाखों रुपए लूट लिए। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख वो तो और मांग रहे थे पूरे। साइबर ठगों ने मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर शशिकांत कुलकर्णी को 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। साइबर ठगों ने शशिकांत को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उन्हें डराया कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं और आतंकवादियों ने उनके अकाउंट में करीब 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 80 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर घबरा गए और 10 लाख रुपए साइबर ठगों के हाथों गंवा बैठे। कुछ ऐसी ही ठगी उत्तर प्रदेश के आगरा के रिटायर्ड शिक्षक हरीश चंद्र अग्रवाल के साथ भी हुई। यहाँ तो ठग पुलिस की वर्दी पहन कर बैठ गया। उसने बुजुर्ग को डराया कि आपके आधार कार्ड से खाता लिंक है, उस खाते में 6 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और आप फंस गए हैं। हरीश चंद्र अग्रवाल घबरा गए और साइबर ठग को 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। तमिलनाडु के कई शहरों में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खतरनाक बैल शामिल हुए। बैलों को कंट्रोल करने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन खिलाड़ियों पर एक बाहरी युवक भारी पड़ गया। सीटी बजते ही मैदान में खतरनाक बैल की एंट्री हुई और फिर शुरू हुआ बैल को काबू करने का खेल। 20 से ज्यादा नौजवान मैदान में थे, लेकिन उनके लिए बैल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। बैल जिधर मुड़ रहा था उधर अफरा तफरी थी। कई लोग जान बचाकर भागते दिखे तो उसमें से कई नौजवान बैल के करीब तक पहुंच जा रहे थे। पोंगल के मौके पर आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का वीडियो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से आया। जब खिलाड़ी बैल को नहीं पकड़ पाए तो इसी बीच दर्शक दीर्घा से एक युवक ग्राउंड में उतर गया और बैल को पकड़ लिया, जिसके बाद तो वहां हंगामा ही मच गया। खिलाड़ियों ने उसे खींचकर दूर किया और फिर उनमें से एक बैल को काबू कर लिया और खेल खत्म हो गया। लेकिन जिस बाहरी युवक की वजह से बैल काबू में आया, उसकी पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने स्थिति कंट्रोल कर ली। अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो अपनी सांसों के डोर को थाम कर रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से मरने वालों की संख्या बीते 3 सालों में बढ़ गई है। दिल्ली सरकार की 2025 की एक रिपोर्ट में साल 2024 के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में दिल्ली में सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से 9,211 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2023 में 8,801 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2022 में यह आंकड़ा कम था, तब करीब 7,500 लोगों की इस तरह से मौत हुई थी। यानी 2022 से 2024 के बीच सांस से संबंधित बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 2,000 तक बढ़ गई है। बिहार के नवादा में तब जबरदस्त हंगामा हो गया जब अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए पोल लगाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। लाठीचार्ज करना शुरू कर विरोध बढ़ा तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज के जरिए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कर रहे हैं, दौरा कर पीट रहे। विवाद की वजह बना प्रोजेक्ट के लिए लगाया जा रहा 133 केवी का पोल, जो कि गांव के अंदर से गुजारने का प्लान है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सहमति और उचित मुआवजे के पोल गाड़े जा रहे हैं, जिससे उनकी जमीन का मूल्य घट जाएगा। वहाँ हम लोग रोकने के लिए तो लाठीचार्ज किए, पुलिस मार के गर्दा छोड़ा दिए। 4-5 लाठी हमको भी लगा। ग्रामीण अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।